यह सफलता क्या बला है। सफलता की हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा है। सबके लिए इसके मायने अलग हैं। कोई थोड़े में खुश हैं, कोई ज़्यादा में खुश हैं। लेकिन एक बात तय है, सफलता का हव्वा हो गया है और हम असफलता से डरने लगे हैं। जबकि इतिहास कहता है कि असफलता रास्ता है और सफलता लक्ष्य है। असफलता पड़ाव है और सफलता मंजिल है। क्या रास्ते के बिना मंजिल और पड़ाव के बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव है? शायद नहीं। असफल होने का साहस कीजिए, सफलता अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, देर से मिली सफलता भी सफलता है। असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता है। सफलता का मूल्य है ढेर सारी असफलताएं और मूल्य चुकाए बिना हम कैसे किसी चीज़ को पा सकते हैं। मैं कई शीर्षक पढ़ता हूँ। सफलता 7 दिनों में, 1 महीने में करोड़पति बने, तुरंत सफलता। मन में विचार उठता है कि क्या वाकई यह संभव है। मुझे लगता है कि लेखक और विचारक ऐसे लाइनें इसलिए लिखते हैं ताकि आप उद्वेलित हों, उत्साहित हों, प्रेरित हों और आलस्य छोड़कर पूरी लगन से जिंदगी की दौड़ शुरू करें। शीर्ष पर बैठे सैकड़ों लोगों की जीवनियाँ पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि बिना असफल हुए कोई सफल नहीं हो सकता है। और सफलता कोई सस्ती वस्तु नहीं है, वो हमेशा बाधाओं के बाद मिलती है। हमारा सिर्फ एक दायित्व है कि हम हर कार्य में अपना 100% प्रयास करें। फिर परिणाम महत्व नहीं रखते। सफलता कोई एक झटके में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। ढेर सारी छोटी छोटी उपलब्धियों को मिलाकर परिणाम के रूप में आती है सफलता। छोटे छोटे लक्ष्य पाते जाइए, अपनी उपलब्धियों पर खुश होते जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत। फिर ये सफलता जैसे शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आखिर हम असफलताओं, मुश्किलों और बाधाओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हम चाहते हैं कि वे हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए, जबकि ये बाधाएं ही हमें दृढ़ और मजबूत बनाती है। अधिकांश माता पिता सबसे बड़ी गलती करते हैं जब वे अपने बच्चों को कठिनाइयों और असफलताओं के लिए तैयार नहीं करते। इसीलिए बच्चे पहली असफलता का स्वाद चखते ही हताश हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। असफलता और सफलता जैसे शब्दों को गौण कीजिए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए और क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य बनाइए। कभी कभी हम बिना तैयारी के आसमानी लक्ष्य बना लेते हैं और असफल हो जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हमारी स्वयं के बारे में नकारात्मक मानसिकता बनने लगती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात असफल नहीं होता और किसी के भी भाग्य में ईश्वर हमेशा के लिए हार नहीं लिखते। हो सकता है आपकी योजनाओं में त्रुटि हो, कोई गलत निर्णय हो गया हो, दिशा गलत हो या परिस्थिति ने साथ ना दिया हो। यदि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी तो आप असफल नहीं हुए, आपकी कार्य योजना असफल हुई। फिर से एक बार नई योजना बनाइए और निकल पड़िए। विचारक विलियम ए वार्ड ने कहा भी है, जब अन्य लोग सो रहे हों तो आप अध्ययन कीजिए, जब अन्य लोग घूम रहे हों तब आप काम कीजिए, जब अन्य लोग खेल रहे हों तब आप तैयारी कीजिए और जब अन्य मात्र इच्छा कर रहे हों तब आप काम शुरू कर दीजिए। आखिर क्या है सफलता का फार्मूला? कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है या सफलता के लिए सकारात्मक सोच चाहिए, या बिना भाग्य के कोई सफल नहीं हो सकता, या सफलता मार्केटिंग के दम पर मिलती है? एक बार हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम गपशप कर रही थी। साथ ही कुछ पुराने मित्र भी थे। अलग अलग बौद्धिक और आर्थिक स्तर के लोगों के बीच अचानक यह सफलता का फार्मूला जाने कहाँ से आ गया। कर्मवादी लोगों ने कहा कि ये भाग्य बेकार की बात है। सही दिशा में जमकर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर इंसान बैठा रहेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्य काम ना करने का बहाना है। भाग्यवादी लोगों ने कहा कि कर्म से कुछ नहीं होता, नहीं तो भारत का हर मजदूर करोड़पति होता। यदि भाग्य में धन संपत्ति लिखी होगी तो अपने आप ही चलकर आएगी। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि इंसान थोड़ा दिमाग लगाए तो अपना भाग्य खुद रच सकता है। इसके लिए ना तो मजदूरों जैसा घिसने की ज़रूरत है और ना भाग्य के सहारे बैठने की।
इंसान यदि कार्य को रणनीति बनाकर मार्केटिंग करे तो अपने आप सफल हो जाएगा। इसी बीच सफलता का यह फार्मूला पेश हो गया। एक मित्र तुरंत उत्तेजित हो गया, यह भी कोई फार्मूला है? यह तो मिक्स वेज सब्जी की तरह है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। दूसरे ने कहा, तुम इसे गलत सिद्ध करके दिखा दो। कोई भी इसे गलत सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि सच कहा जाए तो सफलता का कोई स्थापित फार्मूला नहीं हो सकता। सफलता में ढेर सारे तत्वों का योगदान होता है। मेहनत, भाग्य, नज़रिया, लगन, बुद्धि और ना जाने कितने गुण हैं जो इंसान को शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाए बिना अपने अंदर उपलब्धियां पाने की तीव्र इच्छा पैदा कीजिए। पूरी ताकत झोंक दीजिए। आप देखेंगे कि घटनाएं अपने आप इच्छानुसार घटने लगेगी। इस सफलता के फार्मूले से एक बात सामने आती है कि कड़ी मेहनत, नज़रिया और सही दिशा का कोई विकल्प नहीं। आप किसी भी वैज्ञानिक, उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनेता की जीवनी उठाकर देख लीजिए। सबने अलग अलग परिस्थितियों में सफलता की मंजिलें हासिल की। धीरूभाई अंबानी से लेकर नारायण मूर्ति तक ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने अपनी कहानी खुद लिख ली। ओपरा विनफ्रे से लेकर ब्रूस ली तक सब हमारे सामने हैं जिन्होंने सफलता के अपने फार्मूले स्वयं लिखे। इसीलिए बहाने बनाना बंद कीजिए, दिशा निश्चित कीजिए, मेहनत शुरू कीजिए। भाग्य अपने आप मेहरबान होने लगेगा और सफलता का फार्मूला आपके ऊपर भी फिट हो जाएगा। लक्ष्य बिना सब दूर अंधेरा। एक वृद्ध एक सुनार के पास आया। उसने सुनार से कहा, मुझे तराजू दो, कुछ स्वर्ण तौलना है। सुनार ने जवाब दिया, दफा हो जाओ, मेरे पास छाननी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मजाक मत करो, मैं छाननी नहीं तराजू मांग रहा हूँ। सुनार ने जवाब दिया, भाग जाओ, मेरे पास झाड़ू नहीं है। वह आदमी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं तराजू मांग रहा हूँ, तुम छाननी झाड़ू क्या क्या बक रहे हो? बहरे होने का नाटक मत करो। सुनार ने कहा, ना मैं बहरा हूँ ना मैं बक रहा हूँ। सच यह है कि तुम बूढ़े हो, काँप रहे हो, हाथ काँप रहे हैं, शरीर सीधा नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बड़ा टुकड़ा नहीं है, बल्कि स्वर्ण के कण हैं। तुम तराजू में तौलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कांपते हुए हाथों से स्वर्ण कण फिसलकर गिर जाएंगे। फिर तुम कहोगे, सुनार मुझे एक झाड़ू दो ताकि मैं धूल में स्वर्ण कण ढूंढ निकालूं। जब तुम झाड़ू लगाओगे तो स्वर्ण कण के साथ धूल भी आ जाएगी। फिर तुम कहोगे, सुनार भाई छाननी दो, शुरू से ही मैंने पूरा अंत देख लिया, इसीलिए यहाँ से निकलो, कहीं और जाओ, खुदा हाफिज। प्रसिद्ध प्रेरक डेविड शॉर्टज कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करते ही अंत को देखने की कोशिश करो ताकि मंजिल पर पहुंचकर पछतावा न हो। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी सफलता भी छोटी होगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। मैं अपनी लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में प्रशिक्षुओं से पूछता हूँ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अधिकांश लोग कहते हैं धनी बनना। मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि धनी बनने का क्या अर्थ है? 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये? कितने धनी बनना चाहते हैं? एक चुप्पी छा जाती है, उत्तर नहीं सूझता और फिर हम लक्ष्य निर्धारण की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी चर्चा के बाद उनका कड़वे सच से साक्षात्कार होता है कि वो बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अपने आप को भुलावे में रखे हुए थे। लक्ष्य थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपको अपनी कार में कितनी किलोमीटर जाना है तो आप पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? यदि आपको यह मालूम नहीं है कि गंतव्य पर आपको कितने घंटों में पहुंचना है तो आप कार की गति कैसे तय करेंगे? मैं लक्ष्य निर्धारण की कार्यशाला में कहता हूँ कि मुझे गोलमोल लक्ष्य वाले कागज मत दिखाना, मुझे ठोस मंजिल, उन्हें पाने की संभावित योजना और समय सीमा दिखाना। लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि इतनी गंभीरता से कभी सोचा ही नहीं। अलग अलग विचार मन में आते हैं। यकीन कीजिए, लोग 10 बार लिखते हैं और फाड़ते हैं और तब भी निर्णय नहीं कर पाते कि लक्ष्य क्या है। खुद के सपनों और विचारों को शब्द नहीं दे पाते। सच तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास पाने को कोई स्पष्ट सपना ही नहीं होता।
आज से कुछ वर्ष पहले सन 2002 में एक कार्यशाला में समीर शर्मा नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे अपना लक्ष्य दिखाया। समीर का अगले 2 वर्ष का लक्ष्य। कैरियर, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका में नौकरी करना है। मेरा पैकेज 15 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। परिवार, मुझे मेरे माता पिता को तिरुपति बालाजी की यात्रा करानी है। मेरे छोटे भाई निखिल को डेंटल कॉलेज में प्रवेश दिलाना है। समीर का अगले 5 वर्ष का लक्ष्य। 2008 तक अमेरिका में धन कमाकर भारत वापस आना है। पुणे में 4 बेडरूम वाले नए फ्लैट में शिफ्ट होना है। काले रंग वाली होंडा सिटी कार का उस वर्ष का नवीनतम मॉडल लेना है। छोटे भाई निखिल को MDS में प्रवेश दिलाना है। इस प्रकार विस्तार से 4 पृष्ठों का अपना लक्ष्य दिया। साथ ही इस दिशा में वह किस प्रकार कार्य कर रहा है उसका भी ब्यौरा दिया। पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि वह अपने सपने जरूर पूरा कर लेगा, क्योंकि उसे अपने जीवन की ठोस दिशा मालूम है। ऐसे लोगों के भटकने और ऊर्जा व्यर्थ करने की संभावनाएं कम होती है। इस अध्याय को लिखने के 1 हफ्ते पहले मुझे समीर का ईमेल मिला कि अमेरिका में धन अर्जन का लक्ष्य पूरा कर चुका है और पुणे में वापस आकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। यहाँ एक चेतावनी भी है कि कोरे लक्ष्य बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसके लिए डटना होगा। डट जाओगे? लक्ष्य के लिए जुनून पैदा करना होगा। कर पाओगे? तकलीफ़ें सहनी होगी, सह पाओगे? धैर्य रखना होगा, क्योंकि लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार छोटे छोटे फूल मिलकर विशाल बगीचे का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ मिलकर महासागर बनते हैं, ठीक ऐसे ही हर रोज़ की छोटी लगने वाली उपलब्धियाँ बड़ी मंजिलों को जन्म देती है। यदि आप लक्ष्य को कागजी बात या प्रवचन मानकर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आप सदैव एक आम व्यक्ति ही रहेंगे, कभी कुछ खास नहीं बन पाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन बिना लक्ष्यों के आप उतना सफल नहीं हो पाएंगे जितनी आप में क्षमता है। यदि आप इस पुस्तक को चंद रुपयों में खरीदा गया छपे कागजों का बंडल मानते हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन यदि आप वाकई में ज़िंदगी को उसकी संपूर्णता में जश्न के साथ जीना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए तकलीफ़ भरा रहेगा। यदि आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं, यदि आप आम नहीं रहना चाहते हैं, तो आज आप पेन उठाएंगे, एकांत में बैठेंगे और सोचना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि आज से 5 साल और 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि आप अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि समाज में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि आपके सोचने की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई, तो लक्ष्य अपने आप सामने आ जाएंगे और मुश्किलों के बादल छटने लगेंगे। यदि मुश्किल हो रही है, तो सोचने में थोड़ा वक्त लीजिए, गहराई से सोचिए और खुद को जवाब दीजिए। यदि कभी लक्ष्य के बारे में सोचा नहीं, तो निराश मत होइए। आज और अभी सोचिए, अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए और जुट जाइए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न कर पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट न हो तो भी दिक्कत होगी। लक्ष्य अनिश्चित हो तो आप कुछ दूर तक तो चलेंगे, फिर कठिनाइयाँ आएंगी, दिशा भटकेंगे, असफलता की ठोकरें खाएंगे और निराश हो जाएंगे। आंशिक सफलता से संतोष करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्य वक्ष्य सब बेकार की बात है और हम बिना लक्ष्यों के भी सफल हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हो पाए या नहीं जितनी आप में योग्यता और क्षमता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य आपको खुद की कार्यक्षमता और हैसियत की पहचान करने में मदद करते हैं। यह ऑडिट की तरह है, जो कि आपको बताता है कि आपका प्रयास उचित है या नहीं, आप ठीक दिशा में ठीक गति से जा रहे हैं या नहीं। दुनिया का हर उद्योग अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हफ्ते और दिन का लक्ष्य निर्धारित करता है।
इस तरह से हर दिन का कार्य करके वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। उसी लक्ष्य के अनुसार कर्मियों की संख्या होती है, कच्चा माल लिया जाता है और विक्रय के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। ठीक इसी तरह हर इंसान को अपने लिए साल का लक्ष्य तय करना चाहिए। उस लक्ष्य के अनुसार समय प्रबंधन और मेहनत करनी चाहिए, तभी सपनों का साकार होना संभव है। अपने लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट का ध्यान रखें। यह दादी माँ के नुस्खे की तरह सालों से चला आ रहा फार्मूला है, जो लक्ष्य निर्धारण में आपकी मदद करेगा। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक, टी से टाइम बाउंड। आपका लक्ष्य एकदम विशिष्ट होना चाहिए, जो पहचाना जा सके, उसकी कोई मात्रा हो, जो पाने योग्य हो, इंसान की सीमाओं में हो, जो सच्चाई के करीब हो और जिसको पाने की आपने समय सीमा तय कर रखी हो। इसका विस्तार से वर्णन आपको लक्ष्य से जुड़ी ढेर सारी किताबों में मिलेगा, जैसे फिक्स योर गोल, लाइफ इज़ मनी आदि। उत्साह नहीं तो मुर्दा हो। मैंने उम्र को कभी गिना नहीं। जो कुछ अच्छा सामने आता है, मन को अच्छा लगता है, अपना लेता हूँ। मशहूर तो लोगों ने किया, मैं तो अभी भी खिचड़ी खाने वाला आदमी हूँ। ईरानी रेस्टोरेंट की चाय अब भी मुझे उतनी ही आकर्षित करती है। जवानी और जोश दिल की बातें हैं। उत्साह का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी हाथ में है, मन से किए जाओ, नतीजा आगे पीछे आता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनके आते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, माहौल में करंट सा आ जाता है, सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उदासी छा जाती है, माहौल बोझिल सा हो जाता है। यह फ़र्क आता है उत्साह से। उत्साह कभी उम्र का, शारीरिक स्थिति का, धन संपत्ति का मोहताज नहीं होता। इसे हर क्षण अपने साथ रखिए। यह ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके लिए ईंधन का काम करेगा। भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पर पुल बनवा रहे थे। एक गिलहरी बार बार नदी पर लौटकर अपने शरीर पर रेत चिपका कर लाती थी। अपने शरीर में लिपटी रेत को वह ढेर में डाल देती थी। वानरों ने यह किस्सा जाकर श्री राम को बताया। श्री राम ने गिलहरी को बुलाया और कहा, यह क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, लंका पर विजय पाने की तैयारी। श्री राम ने कहा, तुम्हारे चंद रेत के कणों से क्या होगा? गिलहरी ने कहा, माफ़ करें भगवान, रेत के कण कम हैं या ज़्यादा यह तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरी जितनी क्षमता है, मैं पूरी ताकत लगाकर अपना योगदान दे रही हूँ। भगवान श्री राम गिलहरी के उत्साह से अभिभूत हो गए। उन्होंने प्यार से उस गिलहरी के शरीर पर हाथ फेरा। कहते हैं, गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं, वह भगवान श्री राम के हाथों की छाप है। कार्य छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उस कार्य में आपका पूर्ण उत्साह और समर्पण है या नहीं। यदि आप उत्साहित हैं, आप में जुनून है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। उत्साहित लोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक नित नई उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। विक्टर ह्यूगो ने 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला ड्रामा लिख दिया था। नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली पर झंडा फहरा दिया था। मार्टिन लूथर 21 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक बन गए थे। आइजैक न्यूटन ने 21 साल में अपना महानतम आविष्कार कर दिया था। सचिन तेंदुलकर 18 वर्ष की उम्र में क्रिकेटर स्टार बन गए थे। आपने टीवी पर एक विज्ञापन की लाइन सुनी होगी, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। अमिताभ बच्चन, देवानंद, मकबूल, फिदा हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर जैसे लोगों के उत्साह को देखकर तो उम्र भी शर्मा जाती है। इन सब में आग है, जुनून है, दीवानापन है और ऐसे लोगों को बाधाएं भी रास्ता दे देती है। आपने कभी नीलिमा की बोली देखी है? वहाँ मुख्य वक्ता इस तरह उत्साह से भरकर बोलियां लगाते हैं कि श्रोताओं में उत्तेजना आ जाती है।
वे वस्तुओं को उनकी हैसियत से भी ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। आप एक उत्साहित वक्ता की जगह सुस्त और निरुत्साहित वक्ता की कल्पना कीजिए, क्या वो लोगों में उत्तेजना पैदा कर पाएगा? सार यह है कि आपके व्यापार में, कार्यक्षेत्र में जब तक आपका उत्साह शब्दों के माध्यम से दूसरों तक नहीं पहुंचेगा, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। एक नन्हा सा बालक तरबूज बेच रहा था। सुबह नदी के उस पार जाकर तरबूज लाता और गलियों में घूम घूम कर चिल्लाता, तरबूज ले लो। वह बेहद निराश था क्योंकि 3 दिन हो गए थे, उसका एक भी तरबूज नहीं बिका था। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। उसकी माँ 3 दिनों से उसे हताश लौटते देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा, तू इतना सुस्त होकर, निरुत्साहित होकर पुकारेगा तो कौन खरीदेगा? सुस्ती हटा, उत्साह ला, दूसरों से कुछ अलग तरीके से बेच, लोगों का ध्यान खींच। बेटे को बात जची। अगले दिन वो शहर गया और जोर जोर से पुकारने लगा, नदी के उस पार का तरबूज खास आपके लिए, मिश्री जैसा मीठा, गारंटी है, इतना स्वादिष्ट कि आपने कभी खाया नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ नदी के उस पार मिलता है। वह हैरान रह गया जब उसने तरबूज की कीमत अन्य विक्रेताओं से कुछ ज़्यादा रख दी, परंतु फिर भी कुछ ही देर में सारे तरबूज बिक गए। सार यह है कि यदि आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित रहें, दूसरों की भीड़ से अलग नजर आएं, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यदि आप जीवन में जीत चाहते हैं, तो जिस काम को करते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए। यदि आप उस काम से प्यार नहीं करते, तो उस काम को करना छोड़ दीजिए। अरुचि से निरुत्साहित होकर किए गए कार्य सदैव अधूरे रह जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कंपनी डीबीयर्स में मार्केटिंग के पदों के लिए इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के बाद 5 लोगों का चयन किया गया। उनसे पूछा गया कि आप कितनी पगार की अपेक्षा रखते हैं। उनमें से 4 ने जवाब दिया 1 लाख, परंतु एक ने कहा 1,50,000 प्रति माह। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, जब सारे लोग 1 लाख प्रति माह पर कार्य करने को तैयार हैं, तो तुम्हें 1,50,000 रुपये क्यों चाहिए? उस युवा ने उत्तर दिया, 1 लाख रुपये सामान्य लोगों की तरह कार्य करने के लिए और 50,000 अतिरिक्त अपना सारा उत्साह, जुनून और पागलपन झोंक देने के लिए। मैं कभी आपके पास निराश नहीं लौटूंगा। आप मुझसे 24 घंटे भी काम लेंगे तो भी मैं आपको मुस्कुराते हुए परिणाम देते हुए मिलूंगा। उस युवा को नौकरी मिल गई। उसके संक्रामक उत्साह और आत्मविश्वास ने अधिकारियों को प्रभावित कर दिया। सच तो यह है कि आपके निरुत्साहित रहने से, रोते रहने से, शिकायत करते रहने से हर जगह आपका व्यक्तित्व बौना होता जाता है, आपका मूल्य गिर जाता है। जापानी यूनिवर्सिटी में एक शोध से ज्ञात हुआ कि अति क्रोधित व्यक्ति या अति निरुत्साहित व्यक्ति, आत्महत्या करने को आतुर व्यक्ति, दूसरों की हत्या को आतुर व्यक्ति, यदि एक बार उत्साह से भरकर कुछ क्षण के लिए ज़बरदस्ती हंसे, तो उनकी भावनाओं की मात्रा कम हो जाएगी और वे गलत कार्य करने से बच जाएंगे। मित्रों, हम इतने मशीनी होते जा रहे हैं कि खुश होने वाली बातों पर हम खुश नहीं हो पाते, रोने वाली बातों पर हम रो नहीं पाते। सारी भावनाएं दबाकर कृत्रिमता बाहर लाते हैं। इस निरुत्साहित माहौल को देखते हुए कुछ बुद्धिमान इंसानों ने लाफ्टर क्लब और क्राइंट क्लब की शुरुआत की। आज ये क्लब दुनिया में जगह जगह फैल गए हैं। यहाँ हंसी का माहौल बनाया जाता है और धीरे धीरे लोग अपने बंधनों को तोड़कर खुलकर हंसते हैं, शोर करके हंसते हैं, नाचकर कूदकर हंसते हैं, अपने अंदर छिपे बचपन को बाहर निकालते हैं, रोकर अपने गम हल्के करते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं में सहभागी बनते हैं। आंसू या हंसी के सत्र के बाद ऐसा लगता है मानो दिल से कोई बोझ उतर गया हो। फिर सारे लोग उत्साह से भरकर जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अस्वीकार किए जाने का भय। मैं हमेशा सोचता था कि कार्यों की जिम्मेदारी लेने हेतु सक्षम लोग आगे क्यों नहीं आते। गुणी व प्रतिभावान लोग अपनी प्रतिभा दिखाने की बजाय क्यों चुपचाप भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े होते हैं। आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन सारे लोगों को दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाने का भय है
और शायद यही आज संसार का सबसे बड़ा भय है। यह यकीन मुझे अपने सेमिनार व वर्कशॉप में पैदा हुआ। प्रभावी बोलने की कला तथा लीडरशिप अनलिमिटेड नामक मेरे 2 प्रसिद्ध कार्यक्रम हैं, जिनमें भारत के कोने कोने से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। 1 दिवसीय तथा 3 दिवसीय सेमिनार में 40-50 लोगों के साथ जब मैं पूरा दिन बिताता हूँ, तो सबकी क्षमताएं व अक्षमताएं उभर कर सामने आ जाती है। जब मैं उनसे कोई सवाल करता हूँ या मंच पर आकर अपनी राय देने को कहता हूँ, तो शुरुआत के घंटों में तो कोई भी आगे नहीं आता। धीरे धीरे जब माहौल सहज होता है, तो कुछ लोग आगे बढ़कर चैलेंज स्वीकारना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तब भी उनमें गुणी व प्रतिभावान लोगों की संख्या कम होती है और साहसी लोगों की ज़्यादा। धीरे धीरे ये साहसी लोग गुणी कहलाने लग जाते हैं और गुणी लोग आम रह जाते हैं। आखिर ये लोग आगे क्यों नहीं आते? धीरे धीरे इनके संपर्क में रहकर मुझे समझ में आया कि इन्हें डर होता है कि दूसरे इन्हें पसंद करेंगे कि नहीं, दूसरे उनका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या उनसे कुछ गलत ना हो जाए। ये अपनी सुरक्षित छवि में खुश रहते हैं कि चलो प्रशंसा के पात्र भले ही ना बन सके, लेकिन निंदा के पात्र भी नहीं बने। धीरे धीरे इनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और इनके गुण भी मंद पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि दूसरों की पहल का इंतज़ार मत कीजिए। एक हाल में यदि ढेर सारे लोग बैठे हैं और वक्ता किसी विषय पर राय मांगते हैं, तो हिम्मत बटोरिए और खड़े हो जाइए। खड़े होते ही आप आधी जंग जीत लेते हैं, क्योंकि दुनिया में आधे लोग तो खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाते। अपनी राय पूरी योग्यता से साहस के साथ व्यक्त कीजिए। सही हो या गलत, दूसरे स्वीकार करें या अस्वीकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक सच दूसरे लोगों को अवश्य स्वीकार होगा कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं और आप में नेतृत्व के गुण हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अस्वीकार करने वालों की हैसियत और उपलब्धि भी देखिए। मेरा अनुभव कहता है कि सफल और शिखर पर बैठे लोग बहुत कम नकारात्मक बात करते हैं और आम लोग ज़्यादा। इन आम लोगों की राय के भय से आप अपनी प्रतिभा की हत्या मत कीजिए। हर नई सोच, हर नया विचार, हर खोज जो आपके दिमाग में करवटें बदलती रही है, वो फालतू है। यह ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी सोच जब दूसरों के सामने आए तो कोई पारखी उसे हाथों हाथ उठा ले और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दुनिया में अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। इसलिए अस्वीकार होने का भय मन से आज व अभी निकाल दीजिए और जो क्रांतिकारी विचार आपके मन के किसी में उपेक्षित पड़े हैं, उन्हें नवजीवन दीजिए।